अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम everyone. So in this video, this lecture, I will be briefing you about control accounts. So before starting off with control accounts, you should have some background knowledge pertaining to ledgers. In accounting, we have ledgers, and this ledger is divided into three categories. पहली वाली कौन सी है? First one is sales ledger, the second one is purchase ledger, and the third one is journal ledger. अब बेटा जो भी जितने भी आपके टी अकाउंट्स बनते हैं वो सारे के सारे इसमें से किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी तीन अम्ब्रेला बने हुए कुछ टी अकाउंट्स सेल्स लेजर का पार्ट बन जाएंगे, कुछ टी अकाउंट्स परचेज लेजर का पार्ट बन जाएंगे और कुछ टी अकाउंट्स जर्नल लेजर का पार्ट बन जाएंगे। तो अब बेटा समझते हैं कि कौन से टी अकाउंट्स किस लेजर का पार्ट बनेंगे। तो एज यू कैन सी रिटन अंडर द सेल्स लेजर, जितने भी हमारे इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर्स के टी अकाउंट्स है दोज वुड बी पार्ट ऑफ सेल्स लेजर। फॉर एग्जांपल बेटा मेरी मोबाइल फ़ोन की शॉप है और लेट्स से मेरे 5 कस्टमर है जो मुझसे उधार पे गुड्स खरीदते, क्रेडिट पर गुड्स खरीदते। तो लेट्स से उनका नाम है, एक का नाम है मोनिका, एक का नाम है चैंडलर, सही, और एक का नाम है रेचल, और एक का नाम है एलेक्स, और एक का नाम है विक्टर। लेट से पूरे साल में ये 5 लोग हैं जिन्होंने मुझसे उधार पे क्रेडिट पर गुड्स खरीदे। तो बेटा इन पांचों के इंडिविजुअल के टी अकाउंट्स बेसिकली मेरे 5 क्रेडिट कस्टमर्स है पूरे साल में, तो इन 5 के इंडिविजुअल टी अकाउंट्स बने होंगे ना, दोज वुड बी पार्ट ऑफ सेल्स लेजर। इसी तरह इफ आई टॉक अबाउट परचेज लेजर, जो भी मेरे क्रेडिट सप्लायर्स है, जो भी मुझे क्रेडिट पर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं आगे बेचने के लिए, तो दोज अकाउंट्स उन सब के इंडिविजुअल क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट परचेज लेजर में आएंगे। जैसे बेटा अगर मैं मोबाइल फ़ोन की अगेन बात करूं तो लेट से बेटा मैं ओप्पो से, नोकिया से और रेडमी से और सैमसंग से, इन सबसे बेटा ये मेरे सप्लायर हैं, इन सबसे मैं उधार पे गुड्स खरीदता हूँ। पूरे साल में मैंने इन 4 सप्लायर से उधार पे खरीदे। तो इन 4 इंडिविजुअल सप्लायर्स के टी अकाउंट्स क्रेडिट्स किसमें परचेज लेजर में आ जाएंगे, ये चारों टी अकाउंट्स परचेज लेजर में आ जाएंगे। तो बेटा समरी क्या हो गई, सेल्स लेजर में हमारे इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट आ रहे, परचेज लेजर में हमारे इंडिविजुअल क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट आ रहे। इसके अलावा आपके जितने भी टी अकाउंट्स बच जाएंगे वो सारे के सारे बेटा जर्नल लेजर में आएंगे, सही है। जैसे बेटा इनफैक्ट सेल्स का अकाउंट भी इसी में आएगा, जर्नल लेजर में, क्योंकि मैंने आपको समझाया सेल्स लेजर में सिर्फ इंडिविजुअल के अकाउंट आएंगे और कोई अकाउंट नहीं आएंगे। तो बेटा सेल्स का भी अकाउंट जर्नल लेजर में आएगा, परचेजेस का भी, और भी जो आपके जहन में आ रहे हैं सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बैंक, कैश, ये सारे टी अकाउंट बेटा जर्नल लेजर में आएंगे। रेंट, कोई भी, यू नेम इट एंड इट विल कम इन जर्नल लेजर। तो दिस इज द नॉलेज दैट वी नीड टू नो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद कंट्रोल अकाउंट्स। और बेटा जब मैं इन सेल्स लेजर के इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंसेस को ऐड अप करूंगा, फॉर एग्जांपल मोनिका का अकाउंट मुझे क्या बता रहा होगा बेटा, मोनिका का जब बैलेंस बीडी साल के आखिर में मैं निकालूंगा तो उसका बैलेंस बीडी मुझे ये बता रहा होगा कि भाई मोनिका से मुझे इतने पैसे रिसीव करने 500। चैंडलर का बैलेंस कुछ बता रहा होगा कि भाई मुझे इससे इतने पैसे लेट से 600 रिसीव करने। रेचल का जब मैं बैलेंस निकालूंगा साल के आखिर में तो लेट से उसका बैलेंस बताते हैं मुझे 700 रिसीव करने। इसी तरह एलेक्स का लेट से मैं अकाउंट बनाता हूँ, एलेक्स का बैलेंस आखिर में साल के आखिर में मुझे ये बताएगा भाई मुझे उससे कितने पैसे रिसीव करने, लेट से 800 रिसीव करने। और लेट से विक्टर का अकाउंट बनाया तो उससे मुझे 900 रिसीव करने थे। तो बेटा इन सब इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंसेस को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे टोटल मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल का। तो टोटल कितना है, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 + 9 3500। तो बेटा ये टोटल होगा ट्रेड रिसीवेबल्स का। टोटल पूरे साल के मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे, 3500। इसी तरह बेटा अगर मैं अपने क्रेडिट सप्लायर्स पर आऊं तो मैं क्रेडिट सप्लायर्स के बैलेंसेस को जब ऐड अप करूंगा, लेट्स तो ओप्पो का बैलेंस पे ओप्पो के टी अकाउंट पे जाऊंगा तो ओप्पो का टी अकाउंट मुझे ये बताएगा भाई मुझे ओप्पो को इतने पैसे पे करने हैं, लेट्स से मुझे उससे 700 पे करने। नोकिया का अकाउंट बताएगा मुझे उससे 800 पे करने, लेट्स इसको 900 पे करने और सैमसंग को $1000 पे करने। जब इन सबको मैं ऐड अप करूंगा तो कितना हो जाता है, 7 8 15 15 + 9 24 24 + 1000 3400। तो इसका मतलब टोटल 3400 मेरी ट्रेड पेबल्स की अमाउंट है। टोटल मुझे अपने सप्लायर्स को 3400 पे करने। साल के आखिर में मेरे ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट 3500 है, ट्रेड पेबल्स की 3400। तो बेटा ये इस तरह इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंसेस को तो ऐड करके आपके पास ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स की फिगर आ गई।
अब ये आपको टैली करना है, कंफर्म करना है कि बेटा ये आपने 3500 और 3400 की फिगर क्या सही निकाली है या नहीं निकाली। तो इसके लिए वी मेक कंट्रोल अकाउंट्स। सेल्स लेजर के थ्रू हमने ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस निकाला है। अब क्या ये ट्रेड रिसीवेबल 3500 की वैल्यू सही है या नहीं, तो बेटा इसको चेक करने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसको आप SLCA भी बोल सकते हो। इसी तरह बेटा परचेज लेजर के थ्रू हमने परचेज लेजर में जितने भी टी अकाउंट्स हैं उनके थ्रू जो हमने निकाला बैलेंस 3400 अपने ट्रेड पेबल्स का, तो ये मुझे कंफर्म करना है क्या मैंने जो ट्रेड पेबल्स का 3400 का बैलेंस निकाला है क्या ये सही है या नहीं। तो इसके लिए विल हैव टू मेक परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही है, तो अब बेटा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेटा इफ आई टॉक अबाउट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसे आपको पता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट अभी आपको समझ आ गया बेटा। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हम कर क्या रहे, बेसिकली मैंने जो इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट बनाए हुए थे ना, इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल के, अब मैं सारे ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट समझो एक साथ बना रहा हूँ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट की जगह अब मैं सारे कस्टमर्स को क्लब करके उनका एक साथ अकाउंट बना रहा हूँ। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट सारे मेरे क्रेडिट कस्टमर्स का अकाउंट मिलाकर एक अकाउंट है या सारे मेरे इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट मिलाकर एक अकाउंट है, यानी टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट है। सही है, तो बेटा जैसे ट्रेड किसी इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट फंक्शन करता है बिल्कुल उसी तरह सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का भी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में टी अकाउंट फंक्शन करेगा। लेकिन अब इसमें हम चेक करेंगे बेटा वैल्यूज किस तरह और कहां से आएगी। तो बेटा आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल आपके एसेट होते और एसेट का बैलेंस बीडी आपको पता है किधर आता है, बैलेंस बीडी आपको पता है डेबिट साइड पर आता है। तो इसीलिए बेटा इस डी अकाउंट में भी हमने बैलेंस बीडी किधर लिखा है, डेबिट साइड पर। ये बैलेंस बीडी मुझे ये बताएगा कि टोटल भाई मुझे अपने कस्टमर से इतने पैसे रिसीव करने थे जब साल शुरू हुआ था। आपको पता है किसी भी एसेट के लिए डेबिट साइड प्लस साइड है, यानी अगर मेरे रिसीवेबल्स बढ़ेंगे तो डेबिट पर आएगा और अगर किसी वजह से भी मेरे रिसीवेबल्स कम होंगे तो वो चीज़ क्रेडिट हो जाएगी। बात समझ आ रही है। बैलेंस बीडी आपको क्या बता रहे हैं, जैसे मैंने समझाया भाई साल के शुरू में मुझे अपने कस्टमर से इतने पैसे रिसीव करने थे, फिर बेटा क्रेडिट सेल्स होगी तो उसकी वजह से हमारे रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड पर आ रही है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑब्वियसली सेल्स क्रेडिट होती है और रिसीवेबल डेबिट होता है, इस वजह से भी क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड पर आ रही है। फिर बेटा लेट्स हम कुछ सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न क्या हो जाती है डेबिट, तो और रिसीवेबल क्या हो जाता है क्रेडिट, तो इसीलिए सेल्स रिटर्न यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ रही है और सेल्स रिटर्न की वजह से मेरे रिसीवेबल्स भी कम हो जाएंगे इसलिए क्रेडिट साइड पर आ रही है। अब बेटा अगर मेरे ट्रेड रिसीवेबल मुझे पैसे दे दे, पैसे पे कर दे, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। मेरे क्रेडिट कस्टमर्स ने, भाई कोई आम कस्टमर ना हो, क्रेडिट कस्टमर हो, क्रेडिट कस्टमर ने मुझे पैसे पे कर दिए तो मैं क्या करूंगा, एंट्री रिकॉर्ड करूंगा बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो बेटा उस वजह से भी पैसे मिलने की वजह से भी ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ रही है बैंक कैश की वैल्यू। जब मैं उनको डिस्काउंट दे दूंगा तो डिस्काउंट देने की वजह से भी मेरे रिसीवेबल्स बेटा कम हो जाएंगे। इसके बाद अगर लेट से बैड डेट हो गया तो इसका मतलब कस्टमर अब मुझे पैसे नहीं दे पाएगा। जब कस्टमर मुझे पैसे नहीं दे पाएगा तो बेटा बैलेंस अगेन कम हो जाएगा, तो बैड डेट की अमाउंट भी इसलिए क्रेडिट साइड पर आ रही है। सेट ऑफ और कॉन्ट्रा को समझते, फॉर टाइम बिंग इसको रहने दो। फिर बेटा बैंक डिसऑनर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। बैंक डिसऑनर्ड का क्या मतलब, जब फॉर एग्जांपल बेटा मुझे किसी इंडिविजुअल कस्टमर ने चेक दिया तो मैंने एंट्री क्या करी, बैंक डेबिट और इंडिविजुअल कस्टमर क्रेडिट। मैं यहाँ पे एंट्री लिखता हूँ, मैंने एंट्री क्या करी, बैंक डेबिट, और जो भी कस्टमर था ट्रेड रिसीवेबल जो भी था उसको बेटा मैंने क्रेडिट कर दिया जितने का भी उसने मुझे चेक दिया। लेकिन बेटा जब मैं चेक अपने बैंक अकाउंट में सबमिट कराने गया, जमा कराने गया, तो बेटा वो चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया, मैंने तो बेटा अपने एंड पे एंट्री रिकॉर्ड कर लिए, मैंने बैंक को 500 से डेबिट कर दिया और उस इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। तो बेटा अब चूंकि ये चेक बाउंस हो चुका है, उस बंदे के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, चेक बाउंस हो चुका है, तो इसलिए मुझे एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो बेटा पहले अगर बैंक डेबिट किया था तो अब क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और ट्रेड रिसीवेबल को पहले क्रेडिट किया था तो अब डेबिट कर देंगे ताकि उस एंट्री का अफेक्ट खत्म हो जाए। तो इसीलिए बेटा अगर आप देखोगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में बैंक जब आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है चेक बाउंस होने की, तो यहाँ पे बैंक डेबिट पर आ रहा है और यानी बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो रहा है, जब यहाँ पे बैंक डिसऑनर्ड डेबिट साइड पर आ रहा है। बात समझ आई। इसके बाद लेट्स से
अगर हमें हमारे क्रेडिट कस्टमर ने टाइम पर पैसे नहीं दिए तो हमने उन पर पेनल्टी लगा दी, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, उन पर पेनल्टी लगा दी, तो उस पेनल्टी की वजह से भी मेरे रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए इंटरेस्ट चार्ज भी डेबिट साइड पर आ रहा है। सही है। तो बेटा जब बैलेंस बीडी यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है बैलेंस सीडी ऑपोजिट साइड पर आ जाएगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का। इसी तरह बेटा अब एक और चीज़ है यहाँ पे बेटा बैलेंस बीडी एक और आएगा, बैलेंस बीडी एक और आएगा यहाँ पे। सही है। इसको बेटा मैं माइनॉरिटी बैलेंस बोलूँगा। ये बैलेंस बीडी बेटा यहाँ पर क्यों आएगा माइनॉरिटी बैलेंस? ये बैलेंस बीडी इसलिए आएगा यहाँ पर, देखो नॉर्मल हालात में तो मुझे अपने क्रेडिट कस्टमर से पैसे रिसीव करने हैं और वो बैलेंस बीडी ये रहा कि भाई मुझे अपने क्रेडिट कस्टमर से साल के शुरू में इतने पैसे रिसीव करने थे। लेकिन अगर बैलेंस बीडी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ रहा हो तो बेटा इसका मतलब कि इतने पैसे हमें कस्टमर को पे करने हैं बेटा, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन भी ऐसे हो सकती है, नॉर्मल कंडीशंस में तो हमें पैसे रिसीव करने होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे कस्टमर ने एडवांस में पैसे दे दिए, कस्टमर ने एडवांस पे पैसे दे दिए, या फिर कस्टमर ने मुझे ओवर पेमेंट कर दी, उससे जितने का चेक देना था 800 का, उसने 800 की जगह बेटा 1000 का चेक दे दिया, या फिर बेटा कस्टमर ने अपना हिसाब क्लियर करने के बाद यानी सारा हिसाब सेटल कर लिया, उसके बाद कुछ गुड्स रिटर्न करना है, कुछ गुड्स रिटर्न करना है, सेल्स रिटर्न आफ्टर सेटलिंग हिज अकाउंट। तो बेटा इन केसेस में क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो इन केसेस में अब हमें पैसे रिटर्न करने होंगे। अगर कस्टमर ने एडवांस दे दिया, मेरे पास लेट से गुड्स नहीं है तो मैं पैसे रिटर्न करूंगा, या कस्टमर ने गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए, ओवर पेमेंट कर दी, तो अब मुझे कस्टमर को पैसे रिटर्न करने हैं एज अ बिजनेस। इसी तरह बेटा अगर कस्टमर ने अपना अकाउंट सेटल करने के बाद कुछ सेल्स रिटर्न की तो अब मुझे उससे पैसे रिटर्न करने। तो इस तरह की एबनॉर्मल सिचुएशन में जब मुझे कस्टमर को पैसे रिटर्न करने तो बेटा अब वो बैलेंस मेरे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस आपको पता है क्रेडिट साइड पर आ रहा है। तो इसीलिए बेटा बैलेंस बीडी जो माइनॉरिटी है यहाँ पर क्रेडिट साइड पर, वो आपको ये बता रहा है टोटल आपको अपने कस्टमर्स को इतने पैसे वापसी करने हैं, यानी ये लायबिलिटी ये अमाउंट आपको अपने कस्टमर्स को वापसी करनी है, और ये वो अमाउंट है जो डेबिट पर लिखी है भाई इतनी अमाउंट आपको अपने कस्टमर से रिसीव करनी है। सही है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अमाउंट टू बी रिसीव्ड एंड अमाउंट टू बी गिवन। सही है। ये टू बी अमाउंट टू बी गिवन। इसी तरह बेटा अगर बैलेंस बीडी माइनॉरिटी यहाँ पर आ रहा है तो साल के आखिर में हमें पता चला कि भाई कुछ बैलेंस है जो हमें अपने कस्टमर को पे करना है, तो वो बैलेंस सीडी माइनॉरिटी साल के आखिर में यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है। और फिर जब ये अकाउंट क्लोज हो गया तो बैलेंस बीडी माइनॉरिटी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि सीडी उस तरफ है, और नॉर्मल बैलेंस बीडी आपका यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड पर, जैसे आपको पता है। अब बेटा इस क्वेश्चन में आई थिंक हम इसमें सेट ऑफ हम डिस्कस करना रह गया। तो बेटा सेट ऑफ क्या होता है? तो बेटा सेट ऑफ कुछ इस तरह होता है, जब एक ही बंदा है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, वो हमारा सप्लायर भी है और हमारा कस्टमर भी है, मतलब हमें गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और हमसे गुड्स खरीद भी रहा है। तो बेटा उसकी हमारी बुक्स में दो अकाउंट बने हुए होंगे, एक परचेज लेजर के अंदर बना हुआ होगा मिस्टर ए का अकाउंट। सही है। मिस्टर ए का अकाउंट एक परचेज लेजर के अंदर बना हुआ होगा, और एक मिस्टर ए का अकाउंट सेल्स लेजर में बना हुआ होगा। सही है। एक अकाउंट सेल्स लेजर में बना हुआ होगा। तो बेटा परचेज लेजर अकाउंट में यानी एज अ सप्लायर है वो हमारा, और सेल्स लेजर अकाउंट में वो हमारा कस्टमर है, उसके दो अकाउंट बने होंगे। तो लेट्स से बेटा उसने $1000 के हमसे गुड्स खरीदे, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, जब वो गुड्स खरीदेगा मिस्टर ए डेबिट होगा $1000 से और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी $1000 से। तो कौन सा अकाउंट? मिस्टर ए कस्टमर वाला 1000 से डेबिट होगा, तो मैं 1000 से डेबिट कर देता हूँ, मिस्टर ए डेबिट हो गया, तो क्रेडिट क्या हो रहा है? सेल्स, तो इसलिए मैं सेल्स लिख दूंगा यहाँ पर। सही है। और लेट से बेटा मैंने मिस्टर ए से गुड्स खरीदे भी है, कोई गुड्स खरीदे भी है, तो लेट से बेटा मैंने मिस्टर ए से $800 के गुड्स खरीदे हैं, तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट और मिस्टर ए क्रेडिट। तो परचेजेस 800 से डेबिट, 800 और मिस्टर ए 800 से क्रेडिट। तो बेटा मैं मिस्टर ए को 800 से क्रेडिट कर दूंगा, मिस्टर ए 800 से क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्या हुआ? परचेजेस। तो हम यहाँ पे परचेजेस लिख देंगे। बेटा ये सिचुएशन किस तरह हो सकती है? फॉर एग्जांपल बेटा मैं सारे प्लास्टिक की एक्सेसरीज बेचता हूँ, जैसे बेटा लेट से मैं स्पून्स, ग्लासेस, प्लेट्स एंड ऑल सब बेचता हूँ, लेकिन लेट से मिस्टर ए जो है ना
सिर्फ प्लेट्स का सप्लायर है, उसकी प्लेट्स की फैक्ट्री है, तो बेटा वो मुझे प्लेट्स प्रोवाइड करता होगा, प्लेट्स सप्लाई करता होगा, लेकिन मुझसे लेट से स्पून्स वगैरह ये सब और ग्लास वगैरह ये खरीद कर लेके चले जाता होगा। तो उस केस में जब स्पून्स और ग्लास खरीदता होगा तो वो मेरा कस्टमर है, और जब मुझे प्लेट्स प्रोवाइड करता होगा तो वो मेरा सप्लायर है। तो बेटा अब अगर इनके इंडिविजुअल अकाउंट को देखो, सेल्स लेजर में मिस्टर ए का अकाउंट आपको ये बता रहे कि भाई मुझे मिस्टर ए से $1000 रिसीव करने हैं, और मिस्टर ए का सप्लायर अकाउंट ये बताने कि भाई मुझे मिस्टर ए को $800 देने हैं। तो बेटा इन दोनों में से जो भी छोटी अमाउंट वाला अकाउंट है वो हम क्लोज कर देंगे। तो बताओ किस अकाउंट की अमाउंट स्मॉल है, 800 स्मॉल है या 1000 स्मॉल है? एज यू कैन सी जो सप्लायर वाला अकाउंट है वो स्मॉल है। तो बेटा जो भी इनमें से स्मॉल अमाउंट है उस अकाउंट की वैल्यू को यूज करके हम सेट ऑफ की एंट्री पास करेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो 800 किधर डला हुआ है, 800 यहाँ पे बेटा क्रेडिट पर डला हुआ है। तो अब हमें जो छोटा वाला अकाउंट है वो खत्म करना होगा। तो बेटा छोटा वाला अकाउंट हम कैसे खत्म करेंगे? 800 यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो हम 800 यहाँ पे लिखकर सेट ऑफ लिख देंगे और ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। बात समझ आई? और फिर बेटा जब यहाँ पे मैंने 800 सेट ऑफ डेबिट पर लिखा है तो वहां मैं सेट ऑफ क्रेडिट पर लिखूंगा 800। तो बेटा अब जब मैं सेट ऑफ की एंट्री पास करने के बाद पास कर लूँ तो अगर मैं देखूँ तो ये अकाउंट तो क्लोज हो गया सप्लायर वाला, और यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा बैलेंस सी टी 200। सही है, 200 बच जाएगा और ये बैलेंस बी डी बन जाएगा 200। तो नेट बेसिकली मुझे 200 रिसीव करने हैं। मिस्टर ए का सेल्स लेजर का अकाउंट मुझे ये बता रहे हैं। तो बेटा इसीलिए आप गौर से देखो तो एसएलसीए में सेट ऑफ या कॉन्ट्रा एंट्री इसीलिए क्रेडिट साइड पर आ रही है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू। अच्छा, सिमिलरली जिस तरह वी मेक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसी तरह इन ऑर्डर टू चेक कि जो हमारा इंडिविजुअल ट्रेड पेबल्स इंडिविजुअल सप्लायर्स के बैलेंसेस को ऐड करके जो ट्रेड पेबल्स का बैलेंस आया है क्या वो टोटल ट्रेड पेबल्स का बैलेंस सही है, यानी उसके लिए वी मेक परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज ऑल सारे क्रेडिट सप्लायर्स का अकाउंट समझो एक साथ बना हुआ है। सारे क्रेडिट सप्लायर्स जितने भी थे हमारे उन सबको मर्ज करके एक ही टी अकाउंट बना दिया। ये सारे ट्रेड पेबल्स का मिलकर एक साथ एक ही टी अकाउंट बना हुआ है। तो दिस इज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल आपको पता है अब ट्रेड पेबल्स का अकाउंट और ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज़ का आपको पता है बैलेंस बीटी किधर आएगा, क्रेडिट साइड पर। तो बेटा इसीलिए इसका बैलेंस बीटी क्रेडिट साइड पर आ रहा है। तो बेटा जिस वजह से भी हमारी पेबल्स बढ़ेंगे या हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो सब क्रेडिट साइड पर आएगा, और जिस वजह से भी हमारी लायबिलिटी कम होगी या पेबल्स हमारे कम होंगे तो वो सब डेबिट साइड पर आ जाएगा। सही है, तो क्रेडिट साइड इज द प्लस साइड और डेबिट साइड इज द माइनस साइड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो अब व्हाट डज दिस बैलेंस बीडी टेल अस? दिस बैलेंस बीडी टेल्स अस कि भाई इतने पैसे हमें अपने सप्लायर को देने हैं। साल के शुरू में हमें इतने पैसे देने थे अपने सप्लायर को। बात समझ आ रही है? नॉर्मल सिनेरियो में तो ट्रेड पेबल्स का पीएलसीए का बैलेंस बीडी क्रेडिट ही होगा। सही है, और फिर बैलेंस बीटी क्रेडिट पर होगा तो साल के आखिर में बैलेंस सीटी यहाँ पर आ जाएगा डेबिट पर, जो ये आपको बता रहा होगा कि भाई साल के आखिर जब साल खत्म हुआ तो मुझे अब इतने पैसे देने हैं अपने सप्लायर को। लेकिन जिस तरह बेटा हमने वहाँ पे माइनॉरिटी बैलेंस पढ़ा तो इसका बैलेंस बीटी माइनॉरिटी किधर आएगा, डेबिट साइड पर। बात समझ आ रही है? बैलेंस बीटी माइनॉरिटी यहाँ पर आएगा, तो बैलेंस बीटी अगर माइनॉरिटी यहाँ पर आ रहा है तो बैलेंस सीटी माइनॉरिटी फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यों माइनॉरिटी आ सकता है? अब आपको पता है नॉर्मल हालात में तो आपको अपने क्रेडिट सप्लायर्स को पैसे देने हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिस वजह से आपको अपने सप्लायर से पैसे रिसीव करने हो। तो बेटा वो सिचुएशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने उधर माइनॉरिटी बैलेंस के केस में पढ़ा था, तो इधर हमें किस वजह से पैसे रिसीव करने हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मैंने एडवांस पेमेंट कर दी अपने सप्लायर को, एडवांस पेमेंट कर दी और उसके पास वो गुड्स नहीं थे, तो ही वुड हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट ऑफ मनी। या फिर अगर मैंने एडवांस पेमेंट भी की हुई तो उसके बाद मेरे पैसे पड़े हुए होंगे, तो अब he has to pay me the money back। अब मुझे देने नहीं है पैसे, नॉर्मल हालात में मुझे पैसे देने होते अपने सप्लायर को। अब मुझे पैसे उससे मिलेंगे या तो गुड्स मिलेंगे। तो अगर मैंने एडवांस पैसे दिए हुए तो या तो मुझे पैसे वापसी मिलेंगे या गुड्स वापसी मिलेंगे, या तो हो सकता है मैंने अपना अकाउंट सेटल करने के बाद मैंने अपना सारा हिसाब किताब अपने सप्लायर के साथ क्लियर कर दिया, उसके बाद मैंने उसको गुड्स रिटर्न किए। अब गुड्स रिटर्न करे मैंने आफ्टर सेटलिंग, तो इस केस में मेरा सप्लायर मुझे पे बैक करेगा, मुझे पैसे देगा। तो इन दैट केस
ही हैज़ टू पे मी मनी। और इसी तरह गुड्स रिटर्न कर दिए। और इसी तरह ये भी हो सकता है कि मैंने अपने सप्लायर को गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हो, तो ओवर पेमेंट कर दी, तो उस केस में भी अब मेरा सप्लायर मुझे पैसे रिटर्न करेगा। बात समझ आ रही है? पैसे रिटर्न करेगा, इसीलिए इस केस में बैलेंस बीडी माइनॉरिटी आ जाएगा। तो बेटा बैलेंस बीडी जब आपको पता है रिसीवेबल हो तो डेबिट पर आता है, तो इसीलिए ये बैलेंस बीडी वो है, मनी आई विल रिसीव, मनी, और ये वाला है मनी आई विल पे। सही है, जो नॉर्मल हालात में। तो ये माइनॉरिटी बैलेंस भी अब आपके समझ आ गया। फिर अगर साल के आखिर में अगर आपको कोई पैसे रिसीव करने हो अपने सप्लायर से, तो वो बैलेंस सीडी माइनॉरिटी हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपने गुड्स खरीदे उधार पे, पूरे साल में जितने भी गुड्स खरीदे वो यहाँ पर आ गई, परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी। पूरे साल की क्रेडिट परचेजेस यहाँ पर आ जाएगी कि भाई हमने पूरे साल में इतने उधार पे गुड्स खरीदे हैं टोटल मिला के। सही है, तो इस वजह से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और आपको पता है परचेजेस डेबिट होती है, तो इस वजह से भी आपका PLCA या ट्रेड पेबल्स या क्रेडिट सप्लायर अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज क्यों है? फॉर एग्जांपल अब लेट से मैंने अपने सप्लायर्स को पैसे टाइम पर नहीं पे किए, तो वो मुझ पर पेनल्टी लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इंटरेस्ट जब लगाएंगे तो नाउ आई वुड हैव टू पे देम मोर मनी, अब मुझे उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पर आ रहे हैं क्रेडिट साइड पर। और इस तरह भी हो रहा है भाई, इंटरेस्ट जब वो मुझ पर लगाएंगे तो वो मेरे लिए एक्सपेंस होगा, तो इंटरेस्ट चार्ज एक्सपेंस डेबिट, और ये PLCA या ट्रेड पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे। फिर तीसरी चीज़ है यहाँ पे बैंक रिफंड्स। अब फॉर एग्जांपल अपने मेरे सप्लायर को गलती से मैंने बेटा अगर ज़्यादा पैसे दे दिए होंगे, तो सप्लायर मुझे पैसे रिटर्न करेगा। जब मुझे पैसे रिटर्न करेगा तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और PLCA या ट्रेड पेबल्स क्रेडिट होंगे जब सप्लायर मुझे रिटर्न करेगा, तो इसीलिए ये क्रेडिट हो रहा है। अब अगर मैं डेबिट साइड पर आऊँ तो बैंक नॉर्मल हालात में जो हम पैसे देते हैं अपने सप्लायर को, तो बैंक से पैसे चले जाते तो बैंक क्रेडिट हो जाता है, और ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेड पेबल्स कम हो जाते हैं तो डेबिट होंगे ऑब्वियसली। इसी तरह अगर मुझे डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट की वजह से भी मेरी लायबिलिटीज़ कम हो जाएगी, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड भी यहाँ पर आ रहा है डेबिट पर। और आपको पता है डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा, लेकिन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड पेबल्स डेबिट होंगे। इसी तरह रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न, इसकी वजह से भी हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। और आपको पता है परचेज रिटर्न क्रेडिट होते हैं, तो बेटा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्या होता है? ट्रेड पेबल्स या PLCA। और इसी तरह सेट ऑफ कॉन्ट्रा, अब हमने सेट ऑफ कॉन्ट्रा पहले डिस्कस कर चुके, तो सेट ऑफ कॉन्ट्रा आपको पता है SLCA में क्रेडिट पर आता है, और PLCA में किधर आता है? डेबिट पर आता है। और इसका मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया था याद रखने के लिए, अगर आप भूल जाओ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं भाई सेट ऑफ किधर आएगा या ये सेट ऑफ या कॉन्ट्रा किधर आएगा। तो बेटा इसके लिए रूल ये है, आप याद रखो DP, डिस्प्ले पिक्चर होता है ना DP, तो डेबिट PLCA, और CS याद रख लो, या फिर CS याद रख लो, क्रेडिट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। CS यानी काउंटर स्ट्राइक होता है ना, तो क्रेडिट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ये सेट ऑफ कॉन्ट्रा हो गया। बात क्लियर है? और उसके बाद फिर नॉर्मल आपका बैलेंस CD आ जाएगा। फिर आप अपने अकाउंट को बेटा टोटल करके और बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले साल के लिए माइनॉरिटी यहाँ पर आ जाएगा वहाँ से, और नॉर्मल बैलेंस BD आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, अब जो बात मेरी रह गई समझाने की वो ये है कि बेटा ये आप बना रहे हो, बना किस तरह रहे हो। तो बेटा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के लिए सोर्स क्या होगी बनाने के लिए? तो बेसिकली आपने जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हमने कितनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री डिस्कस की हुई? कैश बुक, परचेज डे बुक, या परचेज जर्नल सेल्स डे बुक, या सेल्स जर्नल परचेज रिटर्न डे बुक, या परचेज रिटर्न जर्नल सेल्स रिटर्न डे बुक, या सेल्स रिटर्न जर्नल और बाकी जर्नल। ये 6 बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री जो हमने डिस्कस किए। तो बेटा वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यूज करके ही हम जो है ना ये कंट्रोल अकाउंट्स बनाएंगे डायरेक्टली। सही है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जब आपने बनानी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के थ्रू आप इंडिविजुअल T अकाउंट्स बनाओगे, और फिर इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के थ्रू आप ये कंट्रोल अकाउंट बनाओगे। जब इंडिविजुअल T अकाउंट्स का बैलेंस आ गया, वो एक बैलेंस वहां से आ गया और एक बैलेंस यहां से आ गया, तो आपकी वैल्यू रिकंसाइल हो रही है, तो इसका मतलब आपने सही किया हुआ है। वापस मैं रिपीट करता हूं, आई थिंक थोड़ा सा वेग मैंने बोला है पॉइंट। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के थ्रू आप T अकाउंट्स बनाते हो, जैसे आपने बनाना सीखी इंडिविजुअल। और फिर मैंने आपको वो पूरी कहानी बताई थी बेटा, सेल्स लेजर में इनके अकाउंट आते हैं कस्टमर्स के, उनके बैलेंसेस को आपने ऐड करा तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट आ गई। अब मैं जब कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा तो एक साथ टोटल ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट आ जाएगी। तो बेटा मैं कंट्रोल अकाउंट में वैल्यूज कहां से लाऊंगा? तो वो मैं लेकर आऊंगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से बेटा किस तरह लेकर आऊंगा? जैसे बेटा क्रेडिट परचेसेस की वैल्यू ये कहां से आ रही होगी? क्रेडिट परचेसेस, अगर आपको याद हो परचेज डे बुक या परचेज जर्नल का टोटल आपको क्या देता है? परचेज डे बुक या परचेज जर्नल का टोटल आपको ये बताता है टोटल क्रेडिट परचेजेस फॉर द मंथ, अगर मैं पूरे मंथ का बनाऊं, टोटल क्रेडिट परचेजेस फॉर द ईयर अगर मैं पूरे साल का बनाऊं, वो आपको बताते हैं। तो बेटा ये आपके पास परचेज जर्नल से वैल्यू आ जाएगी।
इंटरेस्ट चार्ज आपके पास किधर से आएगा, इंटरेस्ट चार्ज आपके पास आ जाएगा जर्नल से। बैंक रिफंड आपके पास कहाँ से आ जाएगा, ये कैश बुक से आपको नजर आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये बैंक की वैल्यू भी आपको कैश बुक से नजर आ जाएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड आपको किधर से नजर आएगा, जर्नल से। रिटर्न आउटवर्ड्स किधर से आपको नजर आएगा, परचेज रिटर्न जर्नल से। ये जर्नल आपको ये बताएगा भाई पूरे साल में हमने इतने डॉलर के अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न करे, और सही है। तो बेसिकली बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के थ्रू जो है ना ये आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दिस इज इट इन द कंट्रोल अकाउंट्स।